जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन, इनका इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था। उन्होंने अपने सेटअप से, अपने एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो पता किया था और उन्होंने ये दिखाया था चाहे सोर्स कुछ भी हो, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो सेम होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल बनने का एक दर्जा मिला। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल के तरफ प्रूव्ड हुआ, वैसे ही तरह तरह के सवाल उठने लगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। जे थॉमसन ने पहली बार जे थॉमसन ने ही एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताया था। उन्होंने ये कहा था कि एटम का जो स्पेस है, ये पूरा का पूरा स्पेस पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ रहता है। जितना पॉजिटिव चार्ज एटम के इस स्पेस में होता है, एग्जैक्टली उसी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज भी होता है, इसीलिए एटम न्यूट्रल होता है। अब इस मॉडल को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए, वैसे तो ये मॉडल क्या था, ये जस्ट एक सोच था। इस मॉडल को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए जे थॉमसन के ही एक रिसर्च असिस्टेंट आते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इस मॉडल को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हांस गेगर और अर्नेस्ट मार्सडन से वो एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आप पहले देख लें। इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसे सिर्फ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, इसे गेगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, तो इसका तरह तरह का नाम है। इस सेटअप में गौर से देखें, यहां पर एक बॉक्स है। यहां से शुरुआत करते हैं, इसके अंदर क्या है यहीं से शुरुआत करते हैं। तो ये एक लेड बॉक्स है। इसका अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू हम देखें तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू कुछ ऐसा है। अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि अल्फा पार्टिकल एमिट करता हो। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस होता है। वैसे अभी तक आपको न्यूक्लियस के बारे में उतना पता होगा नहीं, तो मैं आपको बता दूं, अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जहां पॉजिटिव चार्ज होता है। उस पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, वो बहुत छोटा पार्टिकल होता है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा तो जो भी अल्फा पार्टिकल्स इधर उधर मूव करेगा, जैसे कि कुछ अल्फा पार्टिकल इधर जाएगा, कुछ अल्फा पार्टिकल इधर जाएगा, तो इन सब को ये लेड बॉक्स जो है, ये लेड बॉक्स अब्सॉर्ब कर लेगा, क्योंकि लेड अल्फा पार्टिकल को अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा निकल रहा है, वो इस जगह से, खाली जगह से सीधा बाहर निकल जाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि इस लेड बॉक्स के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो जो अल्फा पार्टिकल रेडिएट कर रहा, एमिट कर रहा, उनमें से जो बिल्कुल सीधा निकल रहा है वही इस लेड बॉक्स से बाहर निकलेगा। अब आते हैं उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे। यहां पर एक वॉल है और यहां पर यूज किया गया बहुत ही पतला गोल्ड फॉयल, गोल्ड का फॉयल। गोल्ड यूज किया गया था क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा मैलिएबल है, इसे हम बहुत पतला कर सकते हैं। ये जो गोल्ड फॉयल यूज किया गया था, ये 100 नैनोमीटर का था। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, या फिर हम कहें 10⁹ नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये कितना पतला है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यहां पर था एक थिक वॉल, और इस वॉल में एक काउंटर यूज किया गया जो अल्फा पार्टिकल इस लेड बॉक्स से निकलेगा और इस गोल्ड फॉयल से टकरा के इधर उधर मूव करेगा, चाहे सीधे पार हो जाए या फिर टकरा के इधर उधर मूव करे। उन अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए गेगर काउंटर, ये एक डिवाइस है जो कि अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकता है। इस गेगर काउंटर को यूज किया गया, जो गेगर काउंटर यहां पर ऐसे इस वॉल पे मूव कर सकता था, स्लाइड कर सकता था। ये वही गेगर है जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। सो गेगर ने ही इस काउंटर को बनाया था। तो ये काउंटर, गेगर काउंटर, अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करता है। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में। उन लोगों ने ये पाया इस एक्सपेरिमेंट में कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है बिल्कुल सीधे गोल्ड फॉयल को पेनेट्रेट करते हुए निकल जा रहा है। उसमें बिल्कुल भी डेविएशन नहीं हो रहा है, डेविएशन हो भी रहा है तो बहुत बहुत कम। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है
ये हल्का फुल्का डेविएट भी कर रहा है, और बहुत बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है इससे कोलाइड करके, इस गोल्ड फॉयल से कोलाइड करके वापस आ रहा है, रिबाउंड कर रहा है। चलिए सबको एक साथ देखते हैं। ये अल्फा पार्टिकल गया यहाँ, बहुत बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बीम की तरह, रे बीम की तरह गया, और बहुत बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स इस रेंज में पाया गया, अनडेविएटेड, लगभग अनडेविएटेड, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है यहाँ पर डेविएट हुआ, और बहुत 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 कम अल्फा पार्टिकल जो है ये रिबाउंड किया। चलिए इसी चीज को हम एक अलग तरीके से देख लेते हैं, इस तरह का एक पिक्चर में देख लेते हैं कि 1 डिग्री का डेविएशन, देखिए अल्फा पार्टिकल सीधा जा रहा था ऐसे, सो 1 डिग्री के रेंज में, इस रेंज में बहुत बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स मिले, बहुत सारे, लगभग 99.86% अल्फा पार्टिकल इसी रेंज में मिला। इसे हम लगभग अनडेविएटेड कह सकते हैं। और बहुत बहुत कम अल्फा पार्टिकल 0.14% इस बाकी रेंज में डिटेक्टेड हुआ। एक और तरीके से इस चीज को देख लेते हैं, 90 डिग्री से ज्यादा का डेविएशन, ऐसे अल्फा पार्टिकल गया और या तो ऐसे आया, या फिर इस तरह से जाके ऐसे डेविएटेड हुआ, या फिर इस तरह से आके ऐसे डेविएटेड हुआ। सो 90 डिग्री से ज्यादा का डेविएशन, मतलब इस रेंज में जो अल्फा पार्टिकल्स मिला उसका अमाउंट अगर देखें तो 8000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल इस रेंज में मिला, इस जगह पे मिला, और लगभग लगभग जो रिबाउंड कर गया, मतलब नियरली 180 डिग्री का डेविएशन जितने अल्फा पार्टिकल्स में हुए, अगर उसके नंबर को देखें तो 20,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ये रिबाउंड हुआ, ऐसे गया और ये लगभग रिबाउंड हुआ, नियरली 180 डिग्री का डेविएशन हुआ। तो अब इस चीज से कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया था कि अगर एटम का स्ट्रक्चर जैसा थॉमसन ने कहा था, अगर ऐसा है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेस है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है, तो फिर गोल्ड फॉयल में चूंकि एटम्स एक के बाद एक लगातार होगा, कुछ इस तरह से, और जब अल्फा पार्टिकल्स यहां आ रहे होंगे, चूंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इससे, इन एटम से जिसका कि स्पेस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इस एटम से जरूर डेविएटेड होगा या फिर रिबाउंड होगा, मुझे कहना चाहिए, चूंकि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एक बार फिर से देख ले, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है और अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इस तरह से इसे रिबाउंड करना चाहिए था। सो ज्यादा से ज्यादा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स को रिबाउंड होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, बल्कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है बिल्कुल सीधे यहां से इस तरह से पार कर गया। तो यहां से रदरफोर्ड एक कंक्लूजन लेते हैं कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का नहीं है, बल्कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर में, बहुत ही कम जगह में सेंटर में रिसाइड करता है, और बाकी का बाकी एटम जो है ये खाली है, पूरी तरह से खाली है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो अब अगर स्ट्रक्चर ऐसा हुआ, तब जाके उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है उसका एक्सप्लेनेशन आया, सही एक्सप्लेनेशन आया कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होना होगा। क्योंकि एटम का स्ट्रक्चर अगर ऐसा होगा तभी जाके ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है वो अनडेविएटेड पार हो सकता है, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है ये ऐसे रिबाउंड कर सकता है, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है जिसमें कि बहुत कम डेविएशन दिखता है। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स देखें ये सीधे एटम के थ्रू ये पार हो रहा है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर रदरफोर्ड ने बताया था। तो यहां से आया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। देखिए रदरफोर्ड क्या कहते हैं। रदरफोर्ड सबसे पहले कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है और मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम ये डेंसली कंसंट्रेटेड होता है इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, एक बहुत ही छोटे रीजन में ये डेंसली कंसंट्रेटेड होता है। कौन? पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास। This very small region inside the atom was called nucleus. रदरफोर्ड ने कहा, उसका नाम दिया न्यूक्लियस, इस छोटे से जगह का नाम दिया न्यूक्लियस, जहां पर कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज रिसाइड कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा
कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। जिस पाथ में ये रिवॉल्व करता है उसे उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट। जैसे कि सन के चारों तरफ अर्थ, और फिर जुपिटर, फिर मार्स, वेनस, मर्क्यूरी, ये सारे प्लैनेट्स जैसे सन के चारों तरफ घूम रहा है, उसी तरह से यहां इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के साथ बाउंड क्यों है, अगर इसके पास मोशन है तो इसे छोड़ के क्यों नहीं चला जा रहा। जैसे कि सन के चारों तरफ अर्थ घूमता है इस तरह से, इसके पास मोशन है, तो फिर ये इसे छोड़ के क्यों नहीं चला जाता, स्ट्रेट लाइन में सीधे सीधे आगे क्यों नहीं बढ़ जाता है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर काम करता है। वैसे ही चूंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स ये यहां पर काम करेगा। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, जिसके कारण कि इलेक्ट्रॉन इस स्पेस को छोड़ के जा नहीं रहा है, बल्कि इसी के चारों तरफ घूम रहा है। यहां तक तो ठीक था। ये मॉडल जो है थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से बेहतर मॉडल है, लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आता है। सो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहता है कि एक्सीलरेटेड चार्ज ये रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये रेडिएट करेगा, चूंकि रेडिएशन में एनर्जी है, अगर उस एनर्जी को ये रेडिएट कर देगा तो इट लूजेस इट्स एनर्जी। अब देखिए, रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है उसका तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा, मतलब एक्सेलरेशन है। Revolving objects have acceleration और electrons are negatively charged। तो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, अगर ये रिवॉल्व करेगा तो इसके पास एक्सीलरेशन रहेगा, और जब चार्ज एक्सीलरेटेड हो तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा। अब जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसका ओवरऑल एनर्जी तो घटा, और जैसे ही ओवरऑल एनर्जी घटेगा वैसे ही ये धीरे 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 इसका ऑर्बिट जो है ये श्रिंक करेगा, छोटा होगा। ऑर्बिट को छोटा ही होना है, क्योंकि जितना दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन उसके पास एनर्जी ज्यादा होता है, जितना एनर्जी कम होता है वो इलेक्ट्रॉन उतना करीब आ जाता है। मतलब कि अगर इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी घटेगा तो धीरे 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 ये स्पाइरल होके, इस तरह से स्पाइरल होके ये न्यूक्लियस में जाके समा जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन से ये पता चलता है कि ऐसा होने में, अगर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सही होता तो ऐसा होने में सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड लगेगा। कितना कम समय लगेगा। लेकिन एटम्स के क्रिएशन के इतने इतने सालों बाद, बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद भी हमें ऐसा नहीं दिखता है। आज भी इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस में जाके समा नहीं गया है। मतलब जो है कि ये मॉडल, इसमें कहीं खामी है। साथ ही साथ एक और बात कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बताता, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने आप को किस तरह से अरेंज करके रखा हुआ है इस एटम के अंदर, इसके बारे में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कुछ नहीं कहता है। तो ये दो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक्स भी है। वैसे देखा जाए तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से बेहतर वर्जन है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। इन खामियों को दूर करते हैं थॉमसन के ही एक दूसरे रिसर्च असिस्टेंट नील्स बोर। अब नील्स बोर क्या कहते हैं, उनका एटॉमिक मॉडल क्या है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड 9th के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।